हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ा है, जिसमें 3 काल हैं: वैदिक काल, बौद्ध काल और मध्यकाल, जिसे मुस्लिम काल भी कहते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ये आपका यूनिट सेकंड यहाँ से स्टार्ट है एंड फर्स्ट टॉपिक है प्राच्य पाश्चात्य विवाद, ईस्टर्न वेस्टर्न डिस्प्यूट। तो जैसा आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में ही हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में एक आज्ञा पत्र जारी किया। इस आज्ञा पत्र में कंपनी ने भारतीय शिक्षा के उत्तरदायित्व को माना और 1 लाख रुपए आम जनता की शिक्षा पर खर्च करने का निर्णय लिया। इस आज्ञा पत्र में आर्टिकल 43 का उल्लेख था, जिसमें ये बताया गया था कि 1 लाख रुपए की जो धनराशि है उसे किस प्रकार और कहाँ खर्च करना है। ठीक है, तो इसमें कहा गया था कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है वो प्रतिवर्ष साहित्य और भारतीय विद्वानों के लिए निर्धारित की गई है, परंतु उसमें जो आज्ञा पत्र था 1813 का, उसमें साहित्य और भारतीय विद्वानों की व्याख्या नहीं की गई थी। अब कंपनी के लोगों ने इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग लिया, जिसके कारण 2 वर्ग बन गए, एक प्राच्यवादी और दूसरा पाश्चात्यवादी। तो अब हम पढ़ते हैं कि प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी होता क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा 1813 का आज्ञा पत्र क्या है। 1813 का आज्ञा पत्र, तो इसमें कंपनी ने भारतीय शिक्षा के उत्तरदायित्व को माना और 1 लाख रुपए आम जनता की शिक्षा के लिए खर्च करने का निर्णय लिया। और इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य और भारतीय विद्वानों के लिए निर्धारित की, परंतु उसमें साहित्य और भारतीय विद्वानों की कोई डेफिनेशन नहीं थी कि किसे साहित्य कहेंगे और कौन भारतीय विद्वान है। तो इसलिए कंपनी के लोगों ने इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग लिया, जिसके कारण जो है वो 2 भागों में बट गए, एक प्राच्यवादी और दूसरे पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी से मतलब है जो हमारे देश के हैं, जो ये चाहते थे कि भारत में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं हो। ठीक है, और साहित्य का मतलब भारतीय साहित्य से है, और भारतीय विद्वानों का मतलब जो भारत के साहित्य को जानते हैं वो विद्वान हैं। और पाश्चात्यवादी जो लोग थे, समर्थक थे, वो ये सोचते थे कि जो साहित्य शब्द लिखा गया है 1813 के आज्ञा पत्र में, उसका मतलब इंग्लिश साहित्य से है, अंग्रेजी साहित्य से। और जो भारतीय विद्वान बताए गए हैं, उसमें भारतीय विद्वान का अर्थ उन्होंने उनसे लिया है जो अंग्रेजी साहित्य जानते थे, वे भारतीय विद्वान जो अंग्रेजी साहित्य को बढ़ावा देते थे। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राच्यवादी वर्ग। प्राच्यवादी वर्ग के लोग, इस वर्ग के लोग 1813 के आज्ञा पत्र में साहित्य शब्द का अर्थ भारतीय साहित्य से लेते थे, वही जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, जो प्राच्यवादी वर्ग के लोग थे, समर्थक थे, वो साहित्य शब्द सोचते थे कि साहित्य शब्द का अर्थ है भारतीय साहित्य, और भारतीय विद्वानों का अर्थ है जो भारतीय साहित्य को जानते हैं, उन विद्वानों से उनका मतलब है भारतीय विद्वान। ठीक है, और प्राच्यवादी वर्ग चाहते थे कि भारत में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं हो। कौन कौन सी? संस्कृत, हिंदी, अरबी, और भारत में भारतीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान की ही शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी साहित्य ना पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये प्राच्यवादी वर्ग का है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद प्राच्यवादी समर्थक कौन थे? अब ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आ जाता है कि 2 प्राच्यवादी समर्थक के नाम लिखिए, या इनमें से कौन पाश्चात्यवादी समर्थक हैं, या फिर ये पूरा शॉर्ट में या लॉन्ग में क्वेश्चन आता है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है। ठीक है, पूरा डिटेल में लिखिए। तो 16 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 4 से 4.5 पेज लिखना होगा एग्जाम में। तो यहाँ पे हम प्राच्यवादी समर्थक देखते हैं। तो फर्स्ट है प्रिंसेप, ये नाम आपको याद रखना है, और विल्सन, प्रिंसेप और विल्सन। ठीक है, ये 2 थे प्राच्यवादी समर्थक। प्रिंसेप आदि अधिकारियों का तर्क था, कहना था कि भारतीय पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने योग्य नहीं है। ठीक है, कि जो भारतीय लोग हैं वो अंग्रेजी पढ़ने लायक नहीं है,
ये तर्क था किसका? प्रिंसेप का। और विल्सन आदि अधिकारियों का तर्क था कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने से भारत में अंग्रेजों का विरोध हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर भारत में अंग्रेजी पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो फिर वो आगे चलकर अंग्रेजों का ही विरोध कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भारत में भारतीय भाषाओं की ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, और प्रिंसिप ने क्या कहा? प्रिंसिप का तर्क था कि भारतीय पाश्चात्य भाषा साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने योग्य ही नहीं है, मतलब भारतीय इंग्लिश पढ़ने के लायक ही नहीं है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको करने हैं। इसके बाद सेकंड है पाश्चात्यवादी वर्ग, यानी जो अंग्रेजी को बढ़ावा देते थे। ठीक है, जो ये मानते थे कि साहित्य का मतलब अंग्रेजी साहित्य से है और भारतीय विद्वानों का मतलब क्या है? वो विद्वान जो अंग्रेजी साहित्य को बढ़ावा देते हैं या जो अंग्रेजी साहित्य जानते हैं, वो विद्वान है उनके लिए। तो इसमें क्या लिखना है? इस वर्ग के लोग सन 1813 के आज्ञा पत्र के साहित्य शब्द का अर्थ पाश्चात्य साहित्य से लेते थे। पाश्चात्य साहित्य मतलब अंग्रेजी साहित्य, और भारतीय विद्वान का अर्थ पाश्चात्य साहित्य के भारतीय विद्वानों से लेते थे, वही जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप इसको एक बार पढ़ के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है तो। पाश्चात्यवादी वर्ग चाहते थे कि भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो? अंग्रेजी भाषा हो, और भारतीयों को पाश्चात्य भाषा और साहित्य का ज्ञान कराया जाए। तो पाश्चात्यवादी जो अंग्रेजी साहित्य को समर्थक थे, अंग्रेजी साहित्य के समर्थक थे, वो चाहते थे कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य का ज्ञान कराया जाए। ठीक है, पाश्चात्यवादी समर्थक कौन कौन से थे? तो राजा राम मोहन राय, नाम सुना होगा आपने। आदि का तर्क था कि पाश्चात्य शिक्षा से भारत जो है आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परिचित होंगे और उन्नति करेंगे। कुछ कंपनी के लोग सोचते थे कि कंपनी के व्यापार और शासन कार्य के लिए अंग्रेज पढ़े लिखे कनिष्ठ कर्मचारी तैयार किए जा सकेंगे तथा भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत होंगी। ठीक है, जो पाश्चात्यवादी समर्थक थे वो ये सोचते थे कि अगर हम भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे तो वो आगे चलकर ब्रिटिश सरकार के लिए काम करेंगे। ठीक है, अंग्रेज पढ़े लिखे कनिष्ठ कर्मचारी तैयार किए जा सकेंगे और भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत होंगी। ठीक है, अब आपको दोनों पता चल गया, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी क्या थे। प्राच्यवादी वो थे जो साहित्य का मतलब भारतीय साहित्य से लेते थे और विद्वानों का अर्थ भारतीय विद्वानों से लेते थे जो भारतीय साहित्य को जाने, वो विद्वान। ठीक है, और पाश्चात्यवादी समर्थक क्या सोचते थे कि जो साहित्य शब्द है उसका मतलब है अंग्रेजी साहित्य, पाश्चात्य साहित्य और जो भारतीय विद्वान लिखा गया है 1813 के आज्ञा पत्र में, तो उसका अर्थ है वह विद्वान जो अंग्रेजी साहित्य को जानता हो। ठीक है, वह भारतीय विद्वान जो अंग्रेजी साहित्य को जानता हो। अब इसके परिणाम क्या हुआ कि ये सॉल्व तो हुआ नहीं ये विवाद, और इसके बाद इसके कारण 2 वर्ग बट गए, एक प्राच्यवादी और दूसरा पाश्चात्यवादी। ठीक है, प्राच्यवादी चाहते थे कि जो शिक्षा का माध्यम हो वो भारतीय भाषाएं हो। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, अरबी, और जो पाश्चात्यवादी थे, अंग्रेजी साहित्य वाले थे, वो चाहते थे कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।